हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सिंगली रीइंफोर्स्ड, डबली रीइंफोर्स्ड और टी बीम की डिजाइन भी किया था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया था। ठीक है, तो सेम आज चीज हम लोग एलएसएम में भी करेंगे और हर एक डेटा को एक्सप्लेन करेंगे ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं लिमिट स्टेट मेथड में क्यों पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड में अपन का ये कह रहा है, स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। लिमिट स्टेट और the acceptable limit for the safety and the serviceability requirements of the structure before the failure occurs। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि लिमिट स्टेट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आपकी फेल्योर नहीं होगी। ठीक है, यानी मतलब यहां पर आपकी सेफ्टी प्रॉपर होगी, यानी मतलब हम लोग यहां पर फेल्योर मान के ही नहीं चलेंगे। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ये है कि the design of the structure by this method will be ensure that they will not reach limit states, ठीक है, and will not become the unfit for the use for which they are designed। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी अपन बात कर रहे हैं वो हम लोग सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जब हम लोग स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे वो हमेशा अपन का क्या रहेगा, सेफर साइड में रहेगा। ठीक है, और अपन के यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी बोला कि कभी भी ये अपन के जो लिमिटिंग स्टेट्स होगा, यानी जो आपका मैक्सिमम लोड होगा उस पर कभी पहुंचेगा ही नहीं, और जब मैक्सिमम लोड पर पहुंचेगा नहीं उसके पहले ही आपका डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, यानी मतलब वहां तक स्ट्रेसेस आएगा नहीं, उससे कम ही स्ट्रेसेस आएगा जिसके लिए आपने डिजाइन कर रखा है, तो हमेशा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ वर्ब मेंशनिंग दैट द स्ट्रक्चर विल नॉट जस्ट फेल और द कोलैप्स बाय एक्सीडिंग द लिमिट स्टेट। ठीक है, कभी भी लिमिट स्टेट को एक्सीड नहीं कर पाएगा, तो उसमें आपका कभी भी ये कोलैप्स नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका फेल्योर देयरफॉर इंप्लाइज दैट द क्लियरली डिफाइन द लिमिट स्टेट ऑफ द स्ट्रक्चर यूजफुलनेस हैज बीन एक्सीडेड। तो वही बात कर रहा है कि आपकी कभी भी मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा, और मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड नहीं करेगा, आपने जहां तक डिजाइन कर रखा उसके पहले ही आपकी स्ट्रेसेस मैक्सिमम आएंगी लोड की वजह से, तो ये आपका हमेशा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। चल नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि लिमिट स्टेट में हम लोग जो बात करते हैं लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम, तो यहां पर दो टाइप के हम लोग डिजाइन करते हैं। एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी, एक होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसको सर्विसिबिलिटी मतलब वर्किंग भी कहते हैं, सर्विसिबिलिटी मतलब वर्किंग लिमिट। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोग पैरामीटर जो भी डिस्कशन करेंगे, जो भी पैरामीटर ऑफ कोलैप्सिबिलिटी में आएगा, जो भी पैरामीटर ऑफ सर्विसिबिलिटी में आएगा, उसको हम लोग देख लें। ठीक है, और ये टेबल आपको याद रखना है। तो कोलैप्सिबिलिटी में जो भी पैरामीटर हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो बेंडिंग, कंप्रेशन, ऑब्लिक, टेंशन। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे शियर का। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्सन का। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग का या बॉन्ड स्ट्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन। एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन। ठीक है, अगर हम लोग सर्विसिबिलिटी में बात करें तो सबसे पहला पैरामीटर आता है एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन यानी आपका स्ट्रक्चर जब भी डिजाइन करो इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब कोई ना कोई लिमिट दिया होगा। अगर उस लिमिट के अपन बात जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग इस सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। उस लिमिट के अंदर अगर है तो इसका मतलब ये हमारे डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू वो हमारे लिए सेफर साइड है, यानी उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा सेफ है अगर विद इन द कंडीशन है, जितना लिमिट मैक्सिमम दे रखा है। यहां पर आपकी एक्सेसिव क्रैकिंग, यहां पर है आपका एक्सेसिव क्रैकिंग, यानी जब भी हम लोग डिफ्लेक्शन क्रैकिंग की बात करेंगे तो हम लोग सर्विसिबिलिटी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सेसिव वाइब्रेशन।
नेक्स्ट पैरामीटर है आपका एक्सेसिव कोरोजन। नेक्स्ट पैरामीटर है फायर रेजिस्टेंस। तो ये जो सारे पैरामीटर हमने लिखा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में पहला आपका होगा एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, दूसरा आपका एक्सेसिव क्रैकिंग, नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव वाइब्रेशन, एक्सेसिव कोरोजन और फायर रेजिस्टेंस। यानी जब भी हम लोग फायर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जब भी हम लोग एक्सेसिव डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, जब भी हम लोग क्रैकिंग की बात करेंगे, जब भी हम लोग वाइब्रेशनल की बात करेंगे, जब भी हम लोग कोरोजन की बात करेंगे, तो इसका मतलब वो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर है। जब भी हम लोग फोर्सेस पैरामीटर लाइक दैट एक्सियल टेंशन या कंप्रेशन की बात करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रेसेस की बात करेंगे, शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, बेंडिंग टेंशन कंप्रेशन की बात करेंगे, यानी कोलाप्सिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारे पैरामीटर आपको डिस्कस करना है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलाप्सिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी दोनों में कौन कौन से पैरामीटर आएंगे। तो ये पैरामीटर अपन को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो दो मेथड है, तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है और एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, दोनों मेथड के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। तो हमने पैरामीटर डिस्कस कर दिया। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी, तो यहां पर स्टेटमेंट लिखा हुआ द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी या कोलैप्स ऑफ द स्ट्रक्चर और द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कुड बी असर्टेड फ्रॉम द रप्चर ऑफ वन और मोर क्राइटेरिया ऑफ वन और मोर क्रिटिकल सेक्शंस एंड फ्रॉम बकिंग ड्यू टू इलास्टिक बेंडिंग। ठीक है, यहां पर आपका बकलिंग ड्यू टू इलास्टिक बेंडिंग, शियर, टॉर्सन एंड एक्सियल लोड्स at every location shall not be less than the appropriate value at that section produced by the probable most unfavorable combination of the loads on the structure using the appropriate factor of safety। ठीक है, तो यहां पर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का कहने का मतलब ये कि आपकी ये जो पैरामीटर आ रही है, बेंडिंग आ रहा है, शियर आ रहा है, टॉर्सन आ रहा है, ठीक है, एक्सियल लोड आ रहा है, इन सब की वजह से जो भी पैरामीटर आपका आएगा वो हम लोग लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी डील्स विद द डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर द सर्विस लोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर्विस लोड मतलब हम लोग बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग लोड। सर्विस लोड मतलब वर्किंग लोड हम लोग दोनों बात करेंगे। ठीक है, और स्ट्रक्चर की यहां पर क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अंडर द वर्किंग एनवायरमेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वर्किंग एनवायरमेंट ड्यूरिंग देयर एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन। एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन मतलब जैसे हमने आपको डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन बता रखा था कि माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, वेरी सीवियर होगा, एक्सट्रीम सीवियर होगा। तो आप जिस कंडीशन में लगा रहे हो उस कंडीशन में आपकी जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर होना चाहिए वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एक पैरामीटर और है। ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर एज अ होल, फायर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो यानी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी हम लोग डील करेंगे कहां पर, सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में। और ये जो सारे क्राइटेरिया हम लोगों ने अभी जो डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशनल, कोरोजन और फायर रेजिस्टेंस यानी स्टेबिलिटी के बारे में बात किया, वो ध्यान रखना हमेशा हमेशा अपन का वर्किंग लोड के अंदर होना चाहिए, यानी विद इन द वर्किंग लिमिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ अंडर द सर्विस लोड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में देखो, यहां पर हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट मेथड में यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कोड के अकॉर्डिंग यहां पर हम लोग यूज करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास कंक्रीट है और कंक्रीट है और स्टील है। तो यानी स्टील मतलब हम लोग बात क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट। स्टील मतलब हम लोग बात करते हैं रीइंफोर्समेंट। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पैरामीटर होगा कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए गामा एम मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, गामा एम।
इसके लिए हम लोग कंक्रीट के लिए लेते हैं 1.5 और यहां पर गामा m इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1.15। ठीक है, जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे, ये आपका दोनों वैलिड है LSM में। जब हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे तो गामा m इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा था यहां पर कंक्रीट के लिए 3.0 और इसके लिए गामा m इज इक्वल टू लिखा था 1.78। दिस इज फॉर द WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वहां पर अपन ने ये रीजन दिया था, ठीक है, वहां पर अपन ने ये रीजन दिया था कि यहां पर जो हमारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो आपके फैक्टर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कंक्रीट में आपका 3 होता है और स्टील में आपका 1.7 होता है, 1.78। सिमिलर अगर आप यहां पर देखोगे लिमिट स्टेट मेथड में तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का 1.5 है और जबकि स्टील का कितना 1.15। इसके कहने का मतलब कि कंक्रीट का यहां भी कम है और स्टील का यहां भी कम है, कंक्रीट का यहां भी ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड के। तो यहां पर जो स्टील की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1.15 है और यहां पर कंक्रीट की जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना 1.5 है। तो अपन ने वहां पर रीजन बताया था, सेम रीजन आपका यहां पर है। ठीक है, कि जो कंक्रीट है वो हमारा डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना हुआ है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था तो बोला था कंक्रीट फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर मिक्सचर, यानी मतलब डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है और हर एक कंपोनेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जब हर कंपोनेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, जब उसको मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ कंट्रोलिंग होगी वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। क्वालिटी ऑफ कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग क्या करते हैं, उसको कंप्रोमाइज करते हैं कि यहां पर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी बढ़ा दो, क्योंकि यहां पर क्वालिटी कंट्रोल ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यहां पर क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी क्या रखो, कम रखो। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कंक्रीट की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग ज्यादा लेते हैं और स्टील की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेस की। तो डिजाइन स्ट्रेस फॉर द कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट के लिए हम लोग मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, एलएसएम में हम लोग लिखते हैं 0.67 मल्टीप्लाई बाय एफसी के। यहां पर देखो हमने अभी बताया कि जो आपके पास कंक्रीट होता है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। तो हमें यहां पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए जब हम लोगों ने टेस्टिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट अप्रोप्रिएट नहीं आता, तो उसके लिए हमें शेप करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है, जिससे हम लोग स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस कर देते हैं और 0.67 एफसी के लेके चलते हैं। तो यहां पर डिजाइन स्ट्रेस हो जाएगा एफडी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.67 एफसी के, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इतना डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू कंक्रीट। सो दिस 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.446 एफसी के। जब भी हमारा आईएस कोड कहता है तो इसको हम लोग डेटा को ले लेते हैं 0.45 एफसी के। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी एलएसएम से हम लोग डिजाइन करते हैं तो जो कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 0.67 टाइम्स ऑफ एफसी के लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमें शेप करेक्शन फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 0.67 को हम लोग मानते हैं जो ये 100 से रिड्यूस हुआ यानी 0.23%, तो वो आपका शेप करेक्शन की वजह से हुआ। तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमने कितना लिया 0.67 अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, सॉरी दिस इज द 0.33%, ठीक है 33%। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो 0.67 एफसी के डिवाइड बाय गामा एम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट है, तो 0.67 एफसी के डिवाइड बाय 1.5 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 0.45 एफसी के। ये तो कंक्रीट हो गया। अगर हम लोग स्टील की बात करें कि डिजाइन स्ट्रेस इक्वल टू यानी एफ ऑफ डी इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे एफ वाई डिवाइडेड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है।
तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ वाई की वैल्यू सेम एज इट इज और गामा एम की वैल्यू 1.15, इसको हम लोग लिख के चलेंगे 0.87 एफ वाई। इसका मतलब जब भी इन फ्यूचर में हम लोग स्टील को रिप्रेजेंट करेंगे डिजाइन स्ट्रेस तो उसको हम लोग 0.87 एफ वाई, ठीक है, और कंक्रीट को लेके चलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.45 एफ सी के। दिस इज फॉर द कंक्रीट, दिस इज फॉर द कंक्रीट, ठीक है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी रीइंफोर्समेंट को हम लोग कितना लेके चलते हैं 1.15 यानी 0.875, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चरल मेंबर फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी टेकन एज द 1.15 फॉर द स्टील। Thus, in the limit state method, the design stress of the steel reinforcement is given by, तो this is the design stress जिसको हमने बोला FD, ठीक है, FY डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी इसको हम लोग 0.87 क्या लिखेंगे FY, ठीक है। FY मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील। तो यहां पर अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कंक्रीट के लिए तो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, दिस इज इंपॉर्टेंट, this is according to IS 456-2000, for the design purpose the compressive strength of the concrete of the structure shall be assumed to be the 0.67, this is also very important, 0.67 times of the characteristic strength of the concrete। तो कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसका हम लोग 0.67 यानी 67% मान करके चलते हैं, ठीक है। यहां पर करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ता है, उस चीज की वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एंड द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, शैल बी अप्लाइड इन द एडिशन ऑफ दिस, thus the design stress of the concrete यानी FD is equal to 0.67 FCK डिवाइडेड बाई गामा M। देखो आपको गामा MC इसका मतलब 1.5, तो देखना ध्यान से, कहीं कहीं गामा M भी मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर गामा M इज इक्वल टू 1.5 लिखा है तो ये चीज है आपका कंक्रीट, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। गामा M इज इक्वल टू लिखा है 1.15, तो ध्यान रखना दिस इज वैलिड फॉर द स्टील, दिस इज वैलिड फॉर द स्टील, ठीक है। चल, तो यहां पर अपन को फैक्टर ऑफ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में पता चल गया, डिजाइन स्ट्रेसेस के बारे में पता चल गया, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड कहां तक फेल होगा कहां तक नहीं फेल होगा, अगर लिमिट स्टेट मतलब मैक्सिमम लोड जितना अपन ने कंसीडर कर रखा उससे ज्यादा जाएंगे तो फेल होने की चांसेस है। अगर हम लोग बिलो द लिमिटिंग स्टेट और कभी भी अपन के लिमिटिंग स्टेट का जो मटेरियल की वैल्यू है वहां तक हम लोग नहीं पहुंचते, तो हमेशा अपन क्या मानते हैं कि हम लोग सेफर साइड में चल के लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हमने पढ़ा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डिजाइन स्ट्रेसेस कितना होगा, कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द लोड, तो लोड के लिए जिसको हम लोग लोड फैक्टर भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द लोड, तो जैसे अब हमने आपको बताया था IS 875 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड, जैसे अर्थक्वेक लोड हो गया, विंड लोड हो गया, आपके पास लाइव लोड हो गया, आपके पास डेड लोड हो गया ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर और हमने ये भी बताया था कि जो IS 875 है वो अर्थक्वेक लोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो अर्थक्वेक स्ट्रक्चर के लिए, अर्थक्वेक स्ट्रक्चर की लोडिंग के लिए हम लोग को डिफरेंट IS कोड लेना पड़ता है जिसका नाम था 1893, ठीक है। तो वहां पर अपन को लोड दिया होगा, उस लोड के बेसिस पे लिमिट स्टेट में हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग फैक्टर लोड के लिए हमेशा डिजाइन करते हैं, किसके लिए, फैक्टर लोड, अभी अपन बाद में देखते हैं, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोड एज पर IS 452,000, तो यहां पर मैं आपको बनाना सिखा दूं, ठीक है, कि कैसे कैसे बनाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं लोड कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लोड कॉम्बिनेशन। देखो दोस्त आप प्रैक्टिस करना, आपको बुक में मिल जाएगा हर जगह, ठीक है, लेकिन एक बार मैं लिख रहा हूं तो हो सकता है कि आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर हो। लोड कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करें तो दो मेथड हमने यूज किया था, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा था आपका लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी।
ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेड लोड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइव लोड, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे अर्थक्वेक लोड या विंड लोड। यहां पर आपके पास अर्थक्वेक लोड या विंड लोड लिखा हुआ है, तो कोड ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर जोन के लिए आप डिजाइन कर रहे हो तो वहां पर अर्थक्वेक का डेटा देखो, मैक्सिमम लोड कितना इफेक्ट आया है, विंड लोड का इफेक्ट देखो कितना मैक्सिमम आया है, और दोनों में से क्या करो, जो मैक्सिमम डेटा हो, इन दोनों में से जो हमारा मैक्सिमम डेटा हो उसको आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में, तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में पहले आपका डेड लोड, फिर आपका लाइव लोड, फिर आपका अर्थक्वेक लोड या विंड लोड में जो दोनों में से क्या होगा, डेटा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन में ये बनता है, पहला कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग देखें तो यहां पर पहले लोड देख लो, कौन कौन सा लोड कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले होगा आपका डेड लोड, दूसरा आपका होगा लाइव लोड, तीसरा आपका होगा अर्थक्वेक लोड या विंड लोड। इन दोनों में से जो डेटा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो कॉम्बिनेशन कितना कितना बन सकता है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका बनेगा डेड लोड प्लस लाइव लोड, दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या ये बनेगा आपका विंड लोड, ठीक है। और तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, ठीक है। ये तीन कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि डेड लोड के बिना यानी स्ट्रक्चर के बिना आप कोई भी लोड नहीं लगा सकते, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो विंड हो, चाहे वो लाइव लोड हो। तो यानी हर कॉम्बिनेशन में आपका डेड लोड तो कॉमन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर डेड लोड डेड लोड डेड लोड तीनों में अपन ने देखा कि डेड लोड अपन का क्या है, कॉमन है। अगर ये हमारा डेड लोड तीनों में कॉमन है और अपन को ये भी पता है बिना डेड लोड के बिना हम लोग कोई भी लोड नहीं लगा सकते, अगर डेड लोड के बिना लोड नहीं लगा सकते तो हर कॉम्बिनेशन के बिना पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर इतनी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला कॉम्बिनेशन है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड, पहला कॉम्बिनेशन है आपका डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो यहां पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी लोड फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं 1.5, और इसके लिए हम लोग कुछ नहीं लेते। तो यानी लिमिट स्टेट ऑफ कोलासिबिलिटी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1.5 अगर हम लोग सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करेंगे तो 1.0 कोई डेटा नहीं अर्थक्वेक लोड विंड लोड के लिए। अगर यही हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाए डेड लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड, तो इसके केसेस में हम लोग लेते हैं 1.5, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर 1.5 1.0 1.0, ठीक है। लेकिन आईएस कोड यहां पर एक डेटा कहता है कि यहां पर ऑब्लिक 0.9 भी लेके चलना और इसको वो स्टार बना के कोड में चला है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं अभी, ठीक है। थर्ड कॉम्बिनेशन आप जानते हो, कौन कौन सा, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड जो हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जो डेटा आता है तीनों को कॉम्बिनेशन 1.2 यहां पर आपका 1.0 0.8 और ये आपका 0.8, तो ये कोड के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो 0.9 ले रखे हो ये किसके लिए, ये हम लोग वहां पर कंसीडर करेंगे जहां पर, यहां पर मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूं, कंसीडर्ड फॉर द हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी, इसको हम लोग वहां पर यूज करेंगे जैसे हम लोग रिटेनिंग वॉल यूज कर रहे हैं, हम लोग डैम डिजाइन कर रहे हैं, तो डैम डिजाइन करने पर हमारे पास स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम आती है, ओवर टर्निंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ओवर टर्निंग की जहां प्रॉब्लम आती है वहां पर अगर कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हम लोग डेड लोड की जगह हम लोग कितना लेंगे, 0.9 लेंगे इन स्टेड ऑफ 1.5, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहां पर डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। डेड लोड और लाइव लोड का ये लोड कॉम्बिनेशन है, ये डेड लोड हो गया, ये लाइव लोड हो गया, विंड लोड अर्थक्वेक लोड, डेड लोड लाइव लोड विंड लोड अर्थक्वेक लोड।
एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द लिमिट ऑफ कोलैप्स। सो यहाँ पर अगर हम लोग फर्दर बात करें दोस्त, अगर हम लोग फर्दर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला कॉम्बिनेशन है डेड लोड लाइव लोड का 1.5 लोड फैक्टर, ठीक है, और ये 1.0 अगर हम लोग सर्विसिबिलिटी मीन्स की जैसे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्रैकिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा पैरामीटर इसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेड लोड आएगा, एक बेंड लोड या अर्थक्वेक लोड, इसके लिए हम लोग 1.509, ये भी डेटा अपन ने डिस्कस किया, 1.5 कब लेंगे, 0.9 कब लेंगे। यहाँ पर 1.5 बेंड लोड अर्थक्वेक लोड, दोनों लोड में से जो हमारा मैक्सिमम डेटा आएगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सर्विसिबिलिटी में 1 लोड फैक्टर लेंगे। अगर हम लोग फर्दर बात करें डेड लोड, लाइव लोड और फिर अर्थक्वेक लोड, विंड लोड 1.2, 1.2, 1.2, 1.0, 0.8, 0.8, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है कि जैसे इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। हमने तो यहां पर आपको डेटा दे दिया, इसका यूज कैसे करेंगे। तो यहां पर एक पॉइंट और देख लेना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जब तक वो ओवर टर्निंग के बारे में, स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है, तब तक हम लोग 1.5 वैल्यू लेके चलेंगे। अगर वो स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग बोल दिया है तो इसका मतलब हमें लोड फैक्टर जो लेके चलना है, यानी स्टार वैल्यू लेके चलना है, यानी 0.9 डेड लोड में, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन में जैसे वो बोल दिया कि डेड लोड इज इक्वल टू, सपोज दैट दे रखा है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और लाइव लोड दे रखा है आपका 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और अर्थक्वेक लोड दे रखा है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, और विंड लोड दे रखा है आपका 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो आपको डिजाइन करना है कोलैप्सिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम द डिजाइन लोड for collapsibility criteria, limit state of collapse, for limit state of collapse। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर डिजाइन लोड मतलब हमें लोड फैक्टर निकालना है, यानी फैक्टर लोड। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिजाइन लोड इक्वल टू, डिजाइन लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर या फैक्टर्ड लोड। अब इस फैक्टर्ड लोड को हम लोग ध्यान देना, यहीं से हम लोग लिखेंगे WU, या इसी को हम लोग बोलेंगे अल्टीमेट लोड, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टीमेट लोड, ठीक है। तो यहां पर डिजाइन लोड बात करो, फैक्टर लोड फैक्टर की बात करो, ठीक है, या अल्टीमेट लोड की बात करोगे, हमेशा हम लोग WU लेंगे। तो अब यहां पर देख लीजिए, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड में जो दोनों में से मैक्सिमम डेटा वही हम लोग लेंगे। तो अर्थक्वेक लोड और विंड लोड जहां पर वैल्यू आएगी वहां पर हम लेंगे 12 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या हम लोग लेंगे, दिस इज द पर मीटर इंटायर डेटा, तो हम लोग लेंगे 12 किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों, क्योंकि विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से दोनों का मैक्सिमम डेटा लेके चलना है। तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा ये होगा, पहला कॉम्बिनेशन कि WU पार्शियल फैक्टर ऑफ सिटी यानी डेड लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर पहला हम लोग लिखेंगे डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो डेड लोड और लाइव लोड का जब कॉम्बिनेशन था, डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है डेड लोड प्लस लाइव लोड, दोनों में 1.5, तो यानी यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.5। सो ये हमारा हो जाएगा 1.5। डेड लोड की वैल्यू आपको दे रखा है 10 और विंड लाइव लोड की वैल्यू दे रखा 15 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 15। सो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये तो 15 और ये हो जाएगा 22.5, तो ये 15 22.5, तो ये आपका हो जाएगा 37.5 किलो न्यूटन पर मीटर। दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा WU इज इक्वल टू, देखो डेड लोड तो आपको दे ही रखा है प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से जो दोनों में से डेटा हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो लोड फैक्टर वैल्यू था 1.5 दोनों जगह, ठीक है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये भी आपका देखो यहां पर ओवर टर्निंग वगैरह बारे में कुछ नहीं दिया हुआ,
तो ये 1.5 और 1.5 विंड लोड, अर्थक्वेक लोड और डेड लोड का कॉम्बिनेशन। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग देखें दोस्त, तो यहां पर मल्टीप्लाई किया हमने 1.5 का, तो 1.5 डेड लोड की वैल्यू है आपकी 10 प्लस 1.5, ये विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में जो मैक्सिमम डेटा है वो अभी अपन ने देखा, वो कितना है, वो है आपका 12। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 1.5 यानी 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड कॉम्बिनेशन, WU इज इक्वल टू डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड या विंड लोड में जो हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने कॉम्बिनेशन के बेसिस पे देखा। आप फैक्टर लोड यहां पर लिखना W केवल, तो यहां पर WU इज इक्वल टू 1.5 डेड लोड प्लस, सॉरी दिस इज 1.2। अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये अब आपका तीसरा कॉम्बिनेशन 1.2 और हम लोग कोलैप्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना कोलैप्सिबिलिटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है आपका 1.2 तो यहां पर लिखेंगे 1.2 डेड लोड, 1 लाइव लोड प्लस 1.2 अर्थक्वेक लोड और विंड लोड में जो दोनों में से मैक्सिमम है, ठीक है। इन दोनों में से जो आपका क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां पर 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाई 12, दोनों में से मैक्सिमम डेटा कितना था, ये दोनों डेटा में से मैक्सिमम डेटा कितना है, 12 किलो न्यूटन। तो यहां से अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये आपका डेटा हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा आपका 18 और प्लस ये हो जाएगा 14.4 किलो न्यूटन। तो ये आपका हो जाएगा 30 यानी ये आपका 44 किलो न्यूटन पर मीटर WU, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, ये तो आपका तीनों कॉम्बिनेशन का ये कॉम्बिनेशन है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। अब तीनों कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग देखें तो पहले में आपका आया है WU इज इक्वल टू 37.5, दूसरे में आया है आपका 33, दूसरे में आया आपका 33 और तीसरे में आया आपका 44.4। हेंस the factored load, hence the factored load for design of the structure, for the design of structure, for the design of structure is, for the design of structure is the maximum of above combination, the maximum of above combination, ठीक है। hence factored load is equal to this is 44.4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ डिजाइन लोड। तो हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे आपको लोडिंग गिवन होगा और उस लोडिंग के हिसाब से आपको कैलकुलेट क्या करना होगा कि आपका फैक्टर लोड मतलब वो लोड निकालिए जिसमें हमारी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी के लिए हम लोग क्या कर सकें, डिजाइन कर सकें, ठीक है। तो यहां तक फर्दर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्सिबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, इसके बेसिस पे हमने फैक्टर लोड निकालना सीख गए। नेक्स्ट हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेते हैं। एक बार अगर आप यहां पर देखोगे जो डेटा मैं लिख रहा हूं, ताकि वहां पर आप एक विजुअलाइज एक नजर देखोगे तो दो बार हो जाएगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला वही जो हमने WSM में माना था, WSM में अपन ने पहले क्या माना था, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग remains plane before bending and after bending, ठीक है। इसका नाम दिया था, कौन सा थ्योरम था, बर्नौली, ठीक है। इस थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम, ठीक है। इट मीन्स
अपन ने बताया था, इट मीन्स द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन is linear across the depth of beam, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा था कि एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y देखा था, ठीक है। अब ये y क्या है, ठीक है, तो y को हम लोग बोलते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, टू टॉप और बॉटम फाइबर ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर के टॉप या बॉटम फाइबर पे एप्सिलॉन y की डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर हम लोग माने तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है AST यानी स्टील है, ठीक है। अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये हमारी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है। सिंगली रीइंफोर्स्ड की बात अभी एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। और इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद देखें तो ये हमारा स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा हमारा, स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। एप्सिलॉन C, तो ये कंप्रेशन जोन की, यानी ये जो जोन है ये कौन सा जोन है, ये कंप्रेशन जोन है, ठीक है। और ये जोन जो है वो टेंशन जोन है। तो ये एप्सिलॉन C जो है मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन, दिस इज कंक्रीट, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन C इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम लोग एप्सिलॉन T इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर फाइबर ऑफ द टेंशन जोन, सो यू विल हैव टू रिमाइंड इट, ठीक है। एप्सिलॉन C इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन, एप्सिलॉन C इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन at outer fiber of compression zone, ठीक है, कंप्रेशन जोन, ठीक है। एप्सिलॉन T इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर फाइबर ऑफ टेंशन जोन, ठीक है। तो अगर हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर एट न्यूट्रल एक्सिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 बिकॉज y इज इक्वल टू 0, सो एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y मतलब एट द न्यूट्रल एक्सिस। इसके ऊपर जाओगे तो ये आपका मैक्सिमम, जाओगे तो ये आउटर फाइबर यहां तक की डिस्टेंस लोगे तो ये आपका मैक्सिमम देगा। अगर हम लोग y टेंशन पे मैक्सिमम लिखें तो एप्सिलॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन y, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला एजम्पशन, ठीक है। अब हमारा कोड क्या कहता है, अब हमारा कोड देखो यहां पर सारा एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा। दूसरा, मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर फाइबर of compression zone should not be exceed 0.0035, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्रीट के आउटर फाइबर पर यानी एप्सिलॉन C शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.0035, यानी मैक्सिमम स्ट्रेन आपकी इतनी हो सकती है कंक्रीट के आउटर फाइबर पर। इज दैट क्लियर, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ, अगर इफ एप्सिलॉन C इज ग्रेटर देन 0.0035 तो आपका क्या, कंप्रेशन जोन कोलैप्स कर जाएगा। तो कंडीशन आपकी किसकी हो जाएगी, कोलैप्स की, ठीक है। कौन सा जोन, कंप्रेशन जोन क्या कर जाएगा। अगर हमारा
ये एप्सिलॉन सी इससे ज्यादा हुआ तो कंप्रेशन जोन क्या कर जाएगा, तुरंत कोलैप्स कर जाएगा। अगर तुरंत कोलैप्स कर गया दोस्त, इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इससे ज्यादा स्ट्रेन कंप्रेशन जोन में नहीं लाना है। दिस इज द एजम्पशन नंबर सेकंड। अगर हम लोग बात करें यहां पर एजम्पशन नंबर थर्ड की, तो जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोगों ने माना था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोगों ने माना था कि आउटर फाइबर पर, ठीक है, कि हमने आउटर फाइबर पर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन होगा अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एक पॉइंट, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस, द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन should be parabolic up to 0.02 strain from the neutral axis and remains constant up to the outer fiber of compression zone, up to the outer fiber of compression zone. This is very important, ठीक है, outer fiber of compression zone। तो ये आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। कहने का मतलब कहां पर है, अप टू 0.0035 स्ट्रेन तक, ठीक है। जहां पर आपका 0.002 स्ट्रेन है, ठीक है, अमाउंट का, वहां पर हमारा वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक वेरिएशन होगा। कैसा वेरिएशन होगा, पैराबोलिक। कहां तक, अप टू 0.002 और उसके बाद रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग कांस्टेंट अप टू द आउटर फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन, ठीक है। यानी जहां तक आपका 0.0035 लीनियर है, स्ट्रेन है, वहां तक आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब फर्दर अगर हम लोग यहां पर ड्रॉ करें तो ये हमारा हो जाएगा स्टील, जिसको हम लोग बोलेंगे AST। ये हमारा बन जाएगा न्यूट्रल एक्सिस और यहां पर हमारा बनेगा स्ट्रेन। हमारा क्या बनेगा यहां तक, स्ट्रेन। ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन T, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेसेस की वैल्यू, ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू। तो यानी यहां पर एक डेटा हमें लेना है जिसकी स्ट्रेन वैल्यू होगी 0.002 और यहां पर आउटर फाइबर पर जो स्ट्रेन होगा वो 0.0035, ठीक है। तो ये आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर अब हम लोग देखें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दोस्त, तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारा कंप्रेशन जोन की बात कर रहे हैं अभी, टेंशन जोन में नहीं बात कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तो कंप्रेशन जोन का देखो, यहां तक का हमारा जो स्ट्रेसेस होगा, ठीक है, यहां से यहां तक, इसके बारे में टेंशन जोन में अभी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी हम लोग का जो मेन टारगेट है वो कंप्रेशन जोन के बारे में ही है, ठीक है। तो दोस्त हमने क्या बोला कि यहां से यहां तक 0.002 स्ट्रेन तक पैराबोलिकली इंक्रीज करेगा। कितना, पैराबोलिक, ठीक है। और उसके बाद ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हमारा बन गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो दोस्त हम लोग लिखेंगे दिस इज द पैराबोलिक, क्या है आपका, पैराबोलिक। और ये आपका कैसा है, यहां से लेकर के यहां तक देखो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वेरिएशन कैसा है, रेक्टेंगुलर। कैसा वेरिएशन है दोस्त, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब हम लोग यहां पर स्ट्रेसेस, परमिसिबल डिजाइन स्ट्रेसेस हम लोगों ने देखा था, तो ये 0.45 FCK था। कितना था, 0.45 FCK, ठीक है। तो ये यहां पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.45 FCK वैल्यू आ जाएगी यहां पर भी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम हो गया।
अब ये डिस्टेंस कितना तक होगा, ये डिस्टेंस कितना तक होगा, वो हमारा कैलकुलेटिव पोर्शन होगा, वो हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग आफ्टर बेंडिंग। दूसरा हमने पढ़ा कि स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो पैराबोलिक होगा और लीनियर होगा, यानी रेक्टेंगुलर वेरिएशन होगा। ठीक है, कहां से कहां तक, 0.002 तक पैराबोलिक फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस एंड बियॉन्ड ऑफ दिस एट अ पर्टिकुलर स्ट्रेन 0.0035 इट इज वेरीज विद द रेक्टेंगुलर वेरिएशन। ठीक है, तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन आएगा, एक रेक्टेंगुलर और एक पैराबोलिक। और क्या फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट एजम्पशन हमने माना कि एट द आउटर फाइबर द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द कंप्रेशन जोन शुड नॉट बी एक्सीड, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा, तो मैक्सिमम किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.0035। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर बात करें, आपका फोर्थ नंबर, द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट फ्रॉम टेंशन जोन is neglected because हम लोग जानते हैं because the tensile strength of concrete is negligible, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, द स्ट्रेन एट आउटर फाइबर, द स्ट्रेन एट आउटर फाइबर ऑफ टेंशन जोन शुड बी एक्सेड, ये ध्यान रखना, शुड बी एक्सेड 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एट आउटर फाइबर ऑफ टेंशन जोन, अभी अपन ने लिखा था, तो एप्सिलॉन T शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ठीक है, 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES। ठीक है, इसका मतलब दोस्त ये हो गया, ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम लोग हमेशा फेल किसकी तरफ से कराएंगे, स्टील की साइड से, कभी भी कंक्रीट की साइड से फेल्योर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप साइलेंट T इस वैल्यू से इंक्रीज कर गया तो आपका फेल्योर होगा ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इस एप्सिलॉन T को हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे यहां पर हमारा कंक्रीट स्टील पहले फेल होगा, यानी ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हम लोग डिजाइन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इट मींस the over reinforced section is avoided। इसका मतलब कंक्रीट फेल्योर हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, कौन से फेल्योर को हम लोग अवॉइड करेंगे, कंक्रीट फेल्योर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंक्रीट फेल्योर कैसा होता है, सडन फेल्योर। कैसा फेल्योर होता है दोस्त, सडन फेल्योर। ठीक है, सडन फेल्योर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सडन फेल्योर में हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन जो हमारा डिजाइन होता था, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी डिजाइन को अवॉइड करेंगे। कंसीडर किसको करेंगे तब, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और लिमिटिंग सेक्शन, जिसको अपन क्या बोलते थे, बैलेंस सेक्शन बोलते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। और हम लोग जानते हैं ES is equal to 2 multiplied by 10 to the power 5 megapascal। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने लिखाया था फॉर ईच ग्रेड ऑफ स्टील, फॉर ईच ग्रेड ऑफ स्टील, चाहे वो Fe415 हो, चाहे वो Fe250 हो, चाहे वो Fe कितना हो, 500 हो और अबव। ठीक है, यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो ये जो Fe250 था, इसको हम लोग बोलते थे माइल्ड स्टील या प्लेन बार, और इसको अपन क्या बोलते थे, डिफॉर्म्ड स्टील। ठीक है, क्या बोलते थे,
डिफॉर्म स्टील, ठीक है, HYSD बोलते थे, या इसी को हम लोग बोलते थे TMT स्टील, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील या बार, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ES इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट एजम्पशन में चलते हैं, ठीक है, कि एक हमारा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। माइल्ड स्टील का हम लोग क्या करते हैं कि इधर आपका स्ट्रेन होता है और इधर आपका क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के बारे में स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बनता है, अपन ने ओरली पहले ही भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन आता है, ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस को हम लोग क्या लेते हैं, FY लेते हैं। लेकिन ये हमारे लिए डिजाइन के लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए आइडियल शेप ऑफ माइल्ड स्टील कर्व हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आइडियल शेप ऑफ माइल्ड स्टील अगर हम लोग बात करें दोस्त, तो यहां पर आपका स्ट्रेस, ठीक है, और ये अपन का क्या होता है, स्ट्रेन होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये अपन ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है FY। फर्दर हम लोग क्या करते हैं, एक करेस्पॉन्डिंग FY डिवाइडेड बाई गामा M, मॉडुलस ऑफ स्टील, गामा M मतलब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FY डिवाइडेड बाई 1.15। इसका मतलब ये करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो होगा FY होगा, और यहां पर हो जाएगा 0.87 टाइम्स ऑफ FY। तो इसी को करेस्पॉन्डिंग हम लोग लेते हैं डिजाइन स्ट्रेसेस वालों, ठीक है।